अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर है। बगैर किसी मुबालगे के मैंने वकालत के शोबे में इससे बेहतर इंसान नहीं पाया। मेरा चूंकि जाती राब्ता भी रहा इनसे, बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो ड्यूटी है उन्होंने एक बैलेंस्ड ऑफिसर की तरह, एक वाकई स्टेट्समैन के तौर पर और एक सरकार को जिस तरह रिप्रेजेंट करना है वो किया है। इनके लिए इंसान ज्यादा अहम नहीं है, ओहदे ज्यादा अहम नहीं है, काम ज्यादा अहम है। जी बिल्कुल, अनवर मंसूर खान साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, साहब का जज रहे और इस प्रोफेशन के नशेबो अफराज जितने आसन तरीके से इन्होंने देखे हैं और जो जुडिशरी की आप कहें कि नशेबो फराज इनसे बेहतर नहीं जानता है। अनवर मंसूर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये जो एपिलॉग प्रोलॉग दिया है। ये शायद मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मगर बहरहाल ये आपका व्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं अनवर मंसूर साहब, देखें ये मेरी जाती राय तो है ही है, चूंकि आपकी जात के हवाले से स्पेशली जो मेरे नाजरीन थे उनका डिमांड थी। आप चूंकि मसरूफियत बहुत ज्यादा थी, फिर ये एक आम ओपिनियन भी है कि अपना जिस तरह प्रेशर डाल के कोशिश की, वरना तो इंसान अपना बयान हालात और वाकयात के, एक सुप्रीम कोर्ट का जज है जिससे चीज वैसी हो जाए उसके बारे में बड़ा क्लियर स्टैंड लेना, ये बड़ी बात है। ये मर्द मुजाहिद ही कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। बुनियादी तौर पर देखिए, दो तीन बातें बड़ी वाज़ेह है, हम चाहेंगे आज जरा आप क्लियर कर दें। पहली बात तो बड़ी सिंपल सी है कि मैं शुरू इसी से करूंगा कि ये जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा था कि फैजाबाद धरने से इस केस का ताल्लुक है, दूर दूर तक मैं भी समझता हूं, मुझे बड़ी क्लैरिटी के कोई नामो निशान नहीं था। ये भी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे तो एसेट रिकवरी यूनिट जब बना और बाहर की जायदादें पनामा के हवाले से आई और दुबई के हवाले से आई, तो बाकायदा आप गालिबन पेश भी होते रहे उन दिनों, मुझे कुछ याद पड़ता है। तो इब्तदा तो वहां से हुई। और ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हालांकि हालात और वाकया सच सच सामने लाना है, ये इंप्रेशन पहले कैसे डिस्पेल करेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक आसान सवाल तो नहीं है इसका जवाब देना, मगर मैं आपको इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सवाल का क्लैरिटी मुझे नहीं है, मगर इसलिए कि एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि शायद जो जजमेंट लिखा गया है और जिस तरह से वो जजमेंट सामने लाया गया है और जो रिव्यूज़ फाइल हुए हैं उस जजमेंट के, तो वो जजमेंट जो है वो इसकी वजह बनी है ये सब हालात के। मैं बहुत वाज़े तौर पर कह सकता हूँ और बड़ी क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वजह जो है वो कभी भी नहीं होती है और इतनी सीरियस वजह नहीं होती है कि इसके अंदर कोई आदमी किसी के पीछे पड़ जाए। इशू ये है कि अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो एडमिट कर रहा है वो शख्स, मैं जज साहब से हो या ना हो, जज साहब भी एक इंडिविजुअल हैं, जज साहब भी एक सिटीज़न है इस मुल्क के, और क़वानीन जो हैं वो उन पे भी उतने ही लागू होते हैं जितने मेरे ऊपर लागू होते हैं। अगर मैं किसी वजह से पकड़ा जाता हूँ ये कहकर कि मेरी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, चाहे वो किसी के नाम पे भी हो, और अगर मैं ये दिखा ना सकूं कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं जिसकी किसी और के नाम पे हैं, तो वो प्रिज्यूम ये की जाएंगी, ये कानून है, प्रिज्यूम ये की जाएंगी कि जो उस घर को चलाता है, जो ब्रेड अर्नर है, प्रिंसिपल ब्रेड अर्नर है, वो रिस्पॉन्सिबल है इन प्रॉपर्टीज़ का। जब ये बात आती है तो जाहिर है कि गवर्नमेंट के सामने जब ये सब चीज़ें आ गई तो क्या गवर्नमेंट करती? गवर्नमेंट उठा के, दो तरीके थे, गवर्नमेंट उठा के उसको एक फाइल में बंद करती, उनको सील करती और अंदर रख देती एक अलमारी के अंदर। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका आर्टिकल 209 का था कि प्रेसिडेंट जो है वो भेज दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि हमें ये इतला मिली है कि ये प्रॉपर्टीज डिफैक्टो जज साहब की हैं, और चूंकि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते इस चीज़ को, हमने सिर्फ प्रिलिमिनरी तौर पर पता करने की कोशिश की है कि वाकई जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है सही है या नहीं है।
हम इसको भेज देते हैं 209 के तहत, और 209 में लिखा हुआ यह है कि अगर किसी सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन अगर आती है तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो जो है महज इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी, बल्कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन सी होगी? वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होगी, एफआईए और नैब नहीं होगी। तो जाहिर है कि इट वाज द इंफॉर्मेशन लेड बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने एक शो का नोटिस इशू कर दिया है। अब इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल है और क्या कोई आदमी ये कह सकता है कि ये प्रॉपर्टीज नहीं थी? अगर फैक्ट है तो वो फैक्ट है, उससे दूसरे जजमेंट से क्या ताल्लुक है उस फैक्ट का? उस जजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है उस फैक्ट का। देयर इज अ फैक्ट। नाउ इफ देयर इज अ फैक्ट, then it has to be acted upon in accordance with the constitution and the law, जो कि किया। अच्छा, जी मैं अगली बात आपकी तरफ लेकर चलता हूँ, चूँकि मैं भी टैक्स कवानीन को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, बड़ी क्लैरिटी के साथ समझता हूँ। और जब ये फैक्ट सारे चीज़ें सामने आई, एक तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि इन्होंने सरीना ईसा का 2 नामों का, मुझे ज़रा कहानी अभी तक अवाम क्लियर नहीं हो सकी। ये 2 नामों की स्टोरी क्या है? कि अगर तो खाली सरीना ईसा ही नाम होता, तो ये प्रॉपर्टी सरीना ईसा के नाम पे खरीदेगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी सरीना ईसा के नाम पे नहीं खरीदेगी। गालबन ये एक दूसरा नाम है, वो अभी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। पहला इश्यू तो ये है। दूसरा इश्यू इसी के साथ है कि एक प्रॉपर्टी गालबन 2003 या 2004 के अंदर खरीदी गई, जब जब जनाब काजी फायजी ईसा साहब जज नहीं थे, वो एक वकील थे। बहरहाल उस वक्त उनकी मिसेस थी, और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी गई 2013 या 2014 के अंदर, 2 प्रॉपर्टीज खरीदी गई। अब ये सारी, और ये दोनों टाइम के ऊपर ही उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ना इनकम टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ना सरीना ईसा साहब ने डिक्लेयर की, और ना ही जस्टिस काजी फैसला ने अपने बेगम के तौर पर जो चीजें थी वो डिक्लेयर की हैं। आप दोनों सवालों का जवाब किस तरह बताएंगे ताकि आवाम को थोड़ा समझ आ सके, 2 नामों की कहानी भी और ये डिक्लेरेशन की कहानी भी? जी अदर साहब, इसके अंदर मैं ज़रा सा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान में जो शख्स रेसिडेंट है पाकिस्तान का, उसके लिए कानूनी तौर पर ये ज़रूरी है कि वो रिटर्न अपना फाइल करे। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का फ़र्क है। रेजिडेंट वो होता है जो कि 180 दिन यहाँ पर रहा हो कंटिन्यूसली या ड्यूरिंग द ईयर, तो वो एक रेजिडेंट बन जाता है, और अगर उसकी कोई इनकम यहाँ होती है तो वो एज अ एसेसी अपना रिटर्न फाइल करता है, और वो रिटर्न जो है वो असेसेबल होता है। 2013 तक बेगम साहिबा, जिनका नाम था सरीना एम ईसा, उन्होंने यहाँ पर रिटर्न फाइल किया एज सरीना ईसा 2013 तक। उसके बाद रिटर्न फाइल करना बंद कर दिया गया, इसलिए कि इनकम बंद हो गई थी उनकी। जहां वो पढ़ाती थी वहां से शायद जॉब खत्म हो गई थी, और कोई और इनकम नहीं थी जो टैक्सेबल इनकम नहीं थी इनकी कोई और, तो इसलिए उन्होंने जमा कराना बंद कर दिया। कानून में इजाज़त है कि आप जब आपका इनकम ख़त्म हो जाए 2 साल तक आप जमा कराएंगे, उसके बाद जमा कराना आप बंद कर सकते हैं। वो उन्होंने कर दिया। अब ये रिटर्न जो फाइल हुआ है ये सरीना ईसा के नाम से है, जो कि पाकिस्तान की रेसिडेंट है। मगर एक और इशू आया कि मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा का पता ये चला कि एक नाम और है, और वो नाम है जरीना मुनस्ट्राट खोसो करेरा, जो कि सरीना ईसा से किसी तौर पर भी मेल नहीं खाता है। पता भी नहीं चलता कि ये एक ही शख्स है। बहरहाल वो एक फॉरेन करेंसी अकाउंट था, और चूंकि एक फॉरेनर फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तान में रख सकता था, तो इसलिए वो टैक्सेबल भी नहीं होता। अब ये जो खातून जिनका नाम था
जरीना मोनस्ट्राट खोसो करेरा, जो कि असल में बेगम साहिबा ही हैं, वो होल्ड करती हैं एक स्पेनिश पासपोर्ट। ये नाम जो है वो स्पेन में था, और चूंकि स्पेनिश पासपोर्ट था उनका, और वो स्पेनिश पासपोर्ट के बेसिस के ऊपर ये अकाउंट खुला है, नॉट ऑन दी CNIC, तो जाहिर है कि कोई शख्स को वहम गुमान में भी नहीं था कि ये जो है टैक्सेबल होगा, और उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया इस टैक्सेबल एज एन एसएससी। हालांकि वो अकाउंट डिक्लेयर होना चाहिए था, नाम बता देते कि ये मैंने इस नाम से खोला है, मगर ये एक्चुअली मेरा है और आप इसको असेस कर लें। वो असेसमेंट में कभी भी नहीं आया। अब इसमें एक इशू ये है कि सरीना साहिबा की 2 नेशनैलिटीज हैं। एक उनके पास CNIC है, जो कि पाकिस्तानी CNIC है, और जब पाकिस्तानी CNIC होता है तो वो दिया जाता है सिर्फ उस शख्स को जो कि नेशनल होता है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में डुअल नेशनलिटी अलाउड है, मगर उन ममालिक से कि जिनके साथ पाकिस्तान का मुआहदा हो चुका है डुअल नेशनलिटी का। स्पेन के साथ पाकिस्तान का कोई मुआहदा नहीं है डुअल नेशनलिटी का, और चूंकि स्पेन के साथ कोई मुआहदा नहीं है डुअल नेशनलिटी का, तो इसलिए वो जब उन्होंने नेशनैलिटी ली वहाँ की, बिकॉज ये पैदाइशी तौर पर पाकिस्तानी हैं, इनके वालिद साहब जो है गुलिस्तान में थे, खोसो आई एम सॉरी, और चूंकि पैदा यही हुई थी तो उनको नेशनैलिटी पाकिस्तान की मिल गई थी। इनकी वालदा जो हैं वो स्पेनिश नेशनल थी, तो इसलिए वो अप्लाई कर सकती थी एज स्पेनिश नेशनल, मगर जैसे ही वो अप्लाई करती हैं और वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, तो इनके ऊपर लाजिम था कि वो पाकिस्तानी नेशनलिटी को ख़त्म कर दें और डिक्लेयर कर दें कि मैं अब पाकिस्तानी नेशनल नहीं हूँ, और POC बनवा लेते, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जिसको कहते हैं, जो CNIC नहीं होता है। अब देखना यह है कि अगर वो उन्होंने उस अकाउंट से पैसे बाहर ट्रांसफर किए हैं, जो कि किए हैं, और मुझे किस तरह पता है इस बात का कि मुझे वो अकाउंट और अपने सब्सिक्वेंट अकाउंट्स की कॉपीज जो हैं वो मुझे डायरेक्टली मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा ने भेजी हैं बाय पोस्ट, बाय TCS, जो मेरे पास मौजूद है। उनकी अपनी हैंड राइटिंग से एनवलप के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है कि वो उन्होंने भेजी हैं और वो मेरे तक पहुंची हैं, जो कि मेरे पास मौजूद हैं। उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें कि ये नाम लिखा है जरीना मोनस्ट्राट खोसो करेरा, और चूंकि वो पाकिस्तान में सरीना ईसा के नाम से जानी जाती हैं, इसलिए मुझे इमीडिएटली वो होता है कि ये 2 शख्स बगैर डिक्लेरेशन के ये कैसे 2 नामों से और 2 आइडेंटिटीज के साथ मौजूद हैं। एक पासपोर्ट की आइडेंटिटी है और एक CNIC की आइडेंटिटी है, जो दोनों मेल नहीं खाते हैं। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें देखना चाहिए, और अगर हम ये चीज़ नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ा लीगल फ्लॉ है ये, और एक ये मिस डिक्लेरेशन है, और मिस डिक्लेरेशन न सिर्फ बेगम का है बल्कि मिस डिक्लेरेशन स्पाउस का भी है। अब ये मेरे ख्याल में मैंने जवाब इसका टैक्सेशन के पर्पज से भी दे दिया और वो भी आ गया जी। अच्छा, आपने बहुत अभी तक ये फैक्ट जो है ना, अभी तक इतने प्रोग्राम हुए हैं, किसी ने इस बात को सही तरह क्लियर नहीं किया। आप पहली दफा ये बात कौम के सामने रख रहे हैं, जो असल हकायक हैं और एडमिटेड हकायक हैं, और या शायद यही वजह है कि प्रॉपर्टीज उन्होंने इंग्लैंड के लंदन में प्रॉपर्टीज इसीलिए जरीना मोस्ट्रियाट खोसो करेरा के नाम पर खरीदी, और यही वजह थी कि उन्होंने वो प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं की हैं। और अब तो बात बड़ी खुल के सामने आ चुकी है। और दूसरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक और चीज मेरे साथ ही मैं रखना चाह रहा हूं, मैं अभी जब इस रेफरेंस पे अभी इसके बाद आना है, मैंने इंग्लैंड के अंदर प्रॉपर्टीज जब 1 मिलियन से ज्यादा अगर जायदाद खरीदें आप,
तो अगर वो आप सोर्स ना बता सके, यहाँ चूंकि बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि वो सोर्स नहीं है, इनकम डिक्लेयर नहीं की है, तो नेशनल क्राइम एजेंसी इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। ये जो ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से है, ये मामला एक तो बात ये होगी कि जस्टिस काज़ी फायज़िसा ने भी शायद ये डिक्लेयर नहीं किया। हालाँकि आपको याद है पिछले दिनों जब वो ड्यूल नेशनैलिटी वाला मामला चल रहा था, तो जजेस वगैरह सबसे ये चीज़ माँगी गई थी। और दूसरी ये बात यहाँ तक ये है, क्या इसमें नेशनल क्राइम एजेंसी को रोल प्ले कर सकती? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर जो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आती हैं सामने, डॉक्यूमेंट्स के साथ अगेन। पैसा जो भेजा गया है वो बैंकिंग चैनल से भेजा गया है। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बैंकिंग चैनल से भेजा गया। वो भेजा गया है मोहतरमा ज़रीना मोनस्ट्राट खोसो करेरा के नाम से भेजा गया, लंदन गई है। और लंदन में अगर कोई आदमी पूछता है तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान से थ्रू ए प्रॉपर, और वो भी ग्रिनले बैंक का अकाउंट है, सॉरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड चूंकि ब्रिटिश उस जमाने में था, तो इसलिए वो एक ब्रिटिश बैंक से ब्रिटिश बैंक में गया है, तो शायद वो ये कहें कि दिस मनी वॉज ए प्रॉपरली राउटेड मनी। मगर यहां पर एक अब ये इशू आ रहा है कि क्या ये पैसा जो आया था, जो इस अकाउंट में डाला गया था, वो पैसा कहां से आया? क्या मोहतरमा जरीना मोनस्ट्राट खोसो करेरा का कोई बिजनेस था यहां पर? क्या मोहतरमा जरीना मोनस्ट्राट खोसो करेरा का कोई इन्वेस्टमेंट था पाकिस्तान के अंदर? क्या उनका कोई ऐसा था जहां पे सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में थी? अगर थी और वो वाजे करा सके तो नथिंग लाइक इट, बिल्कुल परफेक्ट। मगर अगर नहीं थी तो फिर ये मनी जो है, जो पैसा पड़ा था उस बैंक के अंदर, जो कि इट इज अबाउट 12-13 750,000 पाउंड। वो तो वहां से गए हैं, मगर अभी भी पैसा पड़ा हुआ है उसके अंदर, डोरमेंट अच्छा, अकाउंट। ओके अच्छा, ओके ओके। अब वो जो पैसा पड़ा है उसके अंदर, या पड़ा था जो भेजा गया है, तो वो हम कहेंगे टेंटेड मनी। अगर वो टेंटेड मनी है तो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से जो भेजा गया पैसा बाहर, जिससे प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, तो दिस विल अमाउंट टू मनी लॉन्ड्रिंग अंडर बोथ आवर लॉ एंड द ब्रिटिश लॉ। इसलिए कि अगर टेंटेड मनी है, या तो कोई डिक्लेयर कर दे ये पैसा, अगर जज साहब डिक्लेयर करते हैं ये पैसा मैंने दिया था इनको 2003 में और ये उनका पैसा है, ये खातून एक ही है, गलती जरूर हुई है तो वो टैक्स की गलती है, वो हम कर सकते हैं। बट जब आप मनी ट्रेल नहीं देते हैं किसी चीज की, ये पैसे के सोर्स क्या है, अगर आप सोर्स नहीं बताते हैं तो प्रिजम्पटिवली ये पैसा टेंटेड हो जाता है। और जब मूव करते हैं पैसे को, तो वो पैसा जो है वो उसमें आता है जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, टू क्लीन द मनी। तो क्लेंजिंग ऑफ मनी जो गया बाहर एक बैंकिंग चैनल के थ्रू और वहां जाके पार्क हो गया, पार्क होने के बाद वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदी गई, तो ये बेसिकली अब आ गया कि ये पैसा जो है इनफैक्ट कहीं से तो आया है। ब्रिटिश उस वक्त समझते रहे कि एक प्रॉपर बैंकिंग चैनल के जरिए आया है तो ये प्रॉपर मनी है, बट अब मामला दूसरे हो गए। अब इसमें नजर आ रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग अनलेस शी कम्स आउट विद ए वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि ये पैसा आया कहां से। अच्छा, यहाँ मैंने अच्छा किया आपने, प्रोग्राम बातें बहुत दिलचस्प हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि हम ये प्रोग्राम 2 हिस्सों में करेंगे आप, क्योंकि हमारे नाज़रीन का इंटरेस्ट जितना मैंने जो मेरा बड़ा खुद इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया है। यहाँ मैं जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नाज़रीन के हवाले से बात रख दूँ, फिर मैं आपका सवाल रख के हम ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म करेंगे। लीगल एस्पेक्ट इसके हम इसी अगले प्रोग्राम में साथ ही हम कर लेंगे और उसको दूसरे हिस्से में चलाएँगे।
अब मिसाल के तौर पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। अगर वो कहती हैं कि मेरी ज़रई आमदन थी, तो ज़रई आमदन को टैक्स की रिटर्नों में एज़ एन एग्ज़म्प्ट इनकम डिक्लेयर करना था कि ये मेरी ज़रई आमदन थी, ये इस पे इनकम टैक्स लागू नहीं करता क्योंकि सूबाई सब्जेक्ट है। वो एडमिटेडली नहीं डिक्लेयर किया। वो जो आपने जो खाता आप उन्होंने भेजा है, आपने उसके साथ इनकम टैक्स रिटर्न मुझे भिजवाई हैं, मैंने वहाँ बड़ी गौर से देखी हैं, और वो रिटर्नें जो 2 फाइल की हैं उन्होंने 2018 या 2019 की टैक्स रिटर्न है, वो जनवरी 2020 में दायर की है, यानी पहले जब रेफरेंस दायर हो गया तब दायर की। उसमें एक तो बात है, अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, तो वो डिक्लेयर कहीं भी नहीं की, कहीं एग्जम्पशन भी क्रिएट नहीं की। अगर वो कहती है कि प्रॉपर्टी बेची थी, वो प्रॉपर्टी बेच के जो उससे आमदन आई थी वो भी कहीं डिक्लेयर नहीं की है। तो बुनियादी तौर पर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर आप देख लें, और यानी अगर हम बचना चाहें कि टैक्सेशन के हवाले से, तो आप टैक्सेशन में नहीं भी बचते हैं। वो वजह ये है कि 2004 की प्रॉपर्टी तो मान लिया कि उस वक्त जज साहब नहीं थे जज की सीट पे, लेकिन 2009 के बाद वो जज बन चुके थे। 2014 में जो 2 प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी, तो उसका ट्रेल भी देना है, तो वो ट्रेल बाज़ाहिर नहीं है। आपने चूंकि ये चीजें सारी अपनी आंखों से देखी हैं, बीइंग ए प्रिंसिपल काउंसिल ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, ये सारी चीजों में आप नहीं महसूस कर रहे कि यही वजह थी कि केस लटकाया गया, केस लिंगर ऑन किया गया ताकि असल जवाब ना दे सके? देखिए, मैंने जो चीज़ें देखी हैं, बात चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गया तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें मैं सिर्फ वो हद तक डिस्क्लोज कर सकता हूँ जो कि मेरे पास ऑफिशियली आई हैं, जो कि मुझे भिजवाई गई हैं। मुझे ये पता है कि जैसे कि ये तो फैक्ट है जो कि उन्होंने अपने प्लीडिंग्स के अंदर भी लिखा हुआ है, जो कि मैं कह सकता हूँ प्लीडिंग के अंदर बड़ी वाज़े तौर पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 2013 के बाद उन्होंने एक रिटर्न फाइल नहीं किया। इसका मतलब कोई इनकम नहीं थी उनकी 2013 के बाद। अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें तो उसके अंदर जो इनकी इनकम जितनी शुरू हुई है, बल्कि जो इन्होंने फिक्स डिपॉजिट्स बनाए हैं, वो 2018 और 2019 में हैं। 2018 और 2019 कोई भी रिसीट या कोई भी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है वो 2013 से लेकर और 2017 तक कोई भी नहीं है। सब इनकम जो है वो आई है 2018 में, और 2018 में सडनली एक बहुत ही बड़ा एक अमाउंट इनके पास आ गया है। अब इशू ये है कि ये सडनली अगर इतना है तो 17 अगर 18 में आए था तो उसूलन इनको 18 में रिटर्न अपना फाइल कर देना चाहिए था, और 19 के 17 और 18 का जो रिटर्न है वो 18 में फाइल कर देना चाहिए था उनको। उन्होंने 18 में फाइल नहीं किया, उन्होंने 19 में फाइल नहीं किया। तो इसका मतलब 17 18 18 19 के 2 रिटर्न जो हैं वो फाइल हुए हैं 20 में आकर, जब जब ये बात आग खुल चुकी थी और ये रेफरेंस फाइल हो चुका था। तो इससे क्या जाहिर होता है कि कोई चीज़ उन्होंने छुपाई। दूसरा, उनको ये दिखाना चाहिए था कि 2013 में लास्ट रिटर्न में उनकी क्या एसेट्स थे और अब कितना एसेट हो गया उनके पास। 2013 तक उनके पास एसेट नहीं थे, ये एडमिटेड पोजीशन है। 2013 में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं की हुई थी, ये भी एडमिटेड पोजीशन है। 2013 तक उनके पास कोई प्रॉपर्टी अलावा एक घर के वो नहीं था। अब अगर अभी प्रॉपर्टीज तीन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज अगर आ गई हैं तो ये उनको दिखाना पड़ेगा कि ये 3 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज कहां से आई हैं। अब 2013 और 2014 में जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, नेचुरली उनका उससे पहले इनकम से पैसा आना चाहिए था। 2013-14 से पहले से इनकम आना चाहिए था। वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कहां से ये पैसा बाहर गया और कहां से ये। उसकी वजह यह है कि अब इन्होंने इस रिटर्न के अंदर वो तीनों प्रॉपर्टीज जो लंदन में हैं वो एज सरीना ईसा डिक्लेयर कर दी हैं इस रिटर्न के अंदर। अब इस रिटर्न में अगर सरीना ईसा ने डिक्लेयर कर दी हैं तो नाउ सरीना ईसा हैज टू प्रूव कि ये पैसा उनके पास कहां से आया था और कैसे आया था।
और ये अगर डिक्लेयर नहीं कर सकती हैं तो ये आगे जाके इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए कि ये असेसमेंट जो है उन्होंने, कोर्ट ने डिक्लेयर तो ये कर दिया है कि आप रिपोर्ट तो शाया नहीं कर सकते, रिपोर्ट पे अमल दरामद नहीं हो सकता, मगर इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उसके पास तो ये इख्तियार है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि वो जो असेसमेंट जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं उनका असेसमेंट कर सके। और अगर वो असेसमेंट करता है तो नेचुरली उनको ये सब सवाल सामने आएंगे, और अगर ये सब सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो देयर विल बी अ वेरी वेरी मेजर इशू। अच्छा, मैं जो कि टाइम ज्यादा हो गया है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं ये बात, और बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इनकम टैक्स में बड़ी वाज़ेह तौर पर कंसीलमेंट आ गई है। डर्टी मनी का लफ्ज ना भी अगर इस्तेमाल करूं, क्योंकि बुनियादी तौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर डिक्लेयर कर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस और जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। तो पब्लिक ऑफिस होल्डर की मिसेस होने के नाते, क्योंकि यहाँ नैब का कानून नहीं आना, ये बातें हम अगले सेशन में करेंगे। अभी इस सेशन में इजाजत दीजिएगा मुझे और अनवर मंसूर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।